हेलो स्टूडेंट्स, तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक। आई होप आप सभी घर में होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। एज यू ऑल नो, हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे 10th बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक, जो कि है लाइफ प्रोसेसेज। लाइफ प्रोसेसेज आपको याद होगा क्या है? लाइफ प्रोसेसेज वो सारे बेसिक फंक्शंस जो इसेंशियल हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ को इस अर्थ पर सरवाइव करने के लिए। तो उसके बॉडी के अंदर वो सारे प्रोसेसेज जो उसे जिंदा बनाए हुए हैं, लाइफ प्रोसेसेज। और हमने देखा था कि 4 फंडामेंटल लाइफ प्रोसेसेज हैं: न्यूट्रिशन, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हमने सबसे पहले न्यूट्रिशन पढ़ लिया था, फिर हम रिस्पायरेशन में आ गए थे। और रिस्पायरेशन में भी हमने एरोबिक रिस्पायरेशन देखा, एनारोबिक रिस्पायरेशन देखा, फिर हमने प्लांट्स में रिस्पायरेशन देखा, और आज हम लोग पहुंच चुके हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग चैप्टर को, रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। ठीक है, देखिए रिस्पायरेशन है क्या। अगर हम लोग बात करें रिस्पायरेशन क्या था, तो रिस्पायरेशन वो मैकेनिज्म है जिससे हम या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज या डाइजेस्टेड फूड से एनर्जी रिलीज करता है। देखिए ऑर्गेनिज्म्स कुछ ऐसी होती हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करती हैं, ऑटोट्रॉप्स वाले या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले, और कुछ ऐसी होती हैं जो फूड इंजेस्ट करती है फिर उसे डाइजेस्ट करती है, जो कि हेट्रोट्रॉपिक वाले। तो रिस्पायरेशन में या तो उसका खुद का सिंथेसाइज फूड होगा या नहीं तो डाइजेस्टेड फूड होगा। उससे एनर्जी रिलीज करने का जो प्रोसेस होगा, मैकेनिज्म होगा, वही कहलाएगा रिस्पायरेशन। और हम जो अभी शुरू करने वाले हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स, तो आप ये याद रखिए कि एनिमल में रिस्पायरेशन जो हम करने जा रहे हैं उसमें से जो भी एनिमल्स हैं, हम एरोबिक एनिमल्स की ही बात करेंगे। यहाँ पे हम मेनली एरोबिक रिस्पायरेशन पे ही स्टडी करते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन पे अभी कोई ज्यादा बात नहीं करनी है। एरोबिक एनारोबिक तो आप समझते हैं। एरोबिक रिस्पायरेशन वैसा रिस्पायरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है, एनारोबिक रिस्पायरेशन वैसा रिस्पायरेशन जिसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं होता है। सिंपल सा था, ठीक है। तो अगर हम देखें, अच्छा एक बात और कंफ्यूजन, ये मत सोच लीजिएगा कि एनारोबिक रिस्पायरेशन वाले कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। हाँ, कई बच्चे ऐसा सोचते हैं कि ऑक्सीजन इसेंशियल नहीं है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड लेता होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। उसके लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है, इवन उसके लिए कोई गैसेज ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका रिस्पायरेशन बॉडी के अंदर हो जाएगा। वो जैसे कि हमने देखा था एक फर्मेंटेशन जिसमें कि इथाइल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा था, और एक हमने देखा था हमारे स्केलेटल मसल्स में जो होता था कि जो ग्लूकोज था उसे तोड़ दिया जाता था लैक्टिक एसिड में। तो वो दोनों हमने देखा था। तो ये मत सोचिएगा कि उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड इसेंशियल है। और एक चीज और जो मुझे लगता है आप लोग कंफ्यूजन होगा कि जो मैंने बात की थी पिछले दिन प्लांट्स में रिस्पायरेशन के दौरान, कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के बीच में जो होता है इंटर पार्टिकल स्पेस, उसमें से जो एयर ट्रैप होता है उससे डिफ्यूजन से रिस्पायरेटरी गैसेज लेता और छोड़ता है। देखे थे ना हम लोग रूट हेयर्स में के थ्रू। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो पौधे, कई तो ऐसे पौधे जो जिंदगी भर प्लांट में ही रहते हैं, प्लांट कहते हैं, वाटर में ही रहते हैं, वो कैसे जिंदे रहते हैं? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि बहुत से ऐसे प्लांट हैं जो पूरा जिंदगी क्या करते हैं, पानी के अंदर ही गुजार देते हैं, वो कैसे रिस्पायर करते हैं? तो बाबू वो रिस्पायर करते हैं थ्रू देयर एपिडर्मिस। उनमें एपिडर्मिस से ही रिस्पायरेशन होता है, यानी कि एपिडर्मिस यानी कि सबसे आउटर सरफेस है, उससे ही रिस्पायरेशन होता है। और वो कहां से लेते हैं ऑक्सीजन? वो वाटर में डिजॉल्व्ड वाटर जो है उसमें जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन या ऑक्सीजन है उसको वो अपने बॉडी के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन लेते हैं, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वो प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर वाटर में निकाल दिया जाता है। ये याद रखिए, एक्वेटिक प्लांट वाटर से ही क्या करते हैं, वाटर में जो डिजॉल्व्ड गैसेज हैं, रिस्पायरेटरी गैसेज हैं, उन्हीं से वो क्या करते हैं, अपना रिस्पायरेशन परफॉर्म करते हैं। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं रिस्पायरेशन इन एनिमल्स में। अब देखिए एनिमल्स भी चूंकि एरोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, और आपको पता है एरोबिक रिस्पायरेशन कितने स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में, याद होगा। चारों स्टेप्स मैंने बताया था। सबसे पहला स्टेप क्या था, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन बॉडी के अंदर लेना, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या था, उस ऑक्सीजन का यूज करके जो सिंथेसाइड या डाइजेस्टेड फूड है उसे ऑक्सीडाइज करना, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या था, एनर्जी जो निकलेगा उसका एटीपी बनाना, उसको एटीपी बना के एनर्जी, एटीपी के रूप में एनर्जी रिलीज करना। और फोर्थ स्टेप क्या था कि जब ये रिस्पायरेशन होगा, जब सेल के अंदर ये सारा काम होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालना।
यही सारे स्टेप्स थे हमारे पूरे रिस्पायरेशन के, एरोबिक रिस्पायरेशन के यही 4 स्टेप थे ना। तो एनिमल्स में भी यही होगा। तो देखिए, अगर सच में आप पूरे रिस्पायरेशन को गौर से देखिए, एरोबिक रिस्पायरेशन को, तो इसको 2 फेजेज में बांटा जा सकता है। 2 फेजेज। एक फेज ऐसा है जहां एक फेज फिजिकल है और एक फेज केमिकल है। अब आपको कि सर कैसे एक फिजिकल है एक केमिकल है? एक बात बताइए, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना और फिर इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, इसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व है क्या? इसमें कोई रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। इसमें सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसे हम डिफ्यूजन कहते हैं। ये फुल टू फुल एक फिजिकल प्रोसेस है। ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, इसमें कुछ नया बन रहा है क्या? कुछ नया नहीं बन रहा। बाहर भी ऑक्सीजन था, ऑर्गेनिज्म ने बॉडी के अंदर ले लिया, हमने इनहेल कर लिया, ऑक्सीजन अंदर चला गया। ऑक्सीजन ही बाहर में था, अंदर में भी जाके तो ऑक्सीजन ही रहा ना। तो कुछ नया बना क्या? नहीं बना। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? फिजिकल प्रोसेस। केमिकल प्रोसेस किसे कहते हैं? जिसमें कुछ नया बनता है। तो ऑक्सीजन हमने अंदर लिया, ऑक्सीजन अंदर चला गया, और हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड था, हमने उसे बाहर निकाल दिया। ये भी तो फिजिकल ही हुआ, कुछ नया नहीं ना बना, कोई केमिकल चेंज नहीं ना हुआ। तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ? फिजिकल प्रोसेस हुआ ना। तो एरोबिक रिस्पायरेशन का जो फर्स्ट और लास्ट स्टेप है, एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देना, ये दोनों प्रोसेस कैसा प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। और बीच में 2 प्रोसेस देखिए। बीच में एक प्रोसेस क्या है? फूड को ऑक्सीडाइज करना, रिएक्शन। रिएक्शन कौन सा हो गया? केमिकल प्रोसेस हो गया, केमिकल प्रोसेस। और दूसरे स्टेप में क्या है? एटीपी बनाना, एनर्जी से एटीपी बनाना, फिर क्या? केमिकल प्रोसेस। तो अगर आप देखिए तो पूरे रिस्पायरेशन में 2 तरह के प्रोसेस है, फिजिकल एंड केमिकल। थोड़ा बहुत समझ रहे होंगे आप। और एक बात देखिए, तो फिजिकल और केमिकल ये हो गया। तो इसी आधार पर ये जो फिजिकल प्रोसेस है रिस्पायरेशन का, ये पार्ट जो है, यानी इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट में रिलीज कर देना, ये जो 2 स्टेप है ना, ये मिलके बनाता है ब्रीदिंग। ध्यान से सुनिएगा। याद कीजिए, जब मैंने रिस्पायरेशन स्टार्ट किया था उसी दिन मैंने कहा था कि आप रिस्पायरेशन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सांस लेना छोड़ना, वो ब्रीदिंग है। और आज हम फिर से ब्रीदिंग पर, आज हम ब्रीदिंग को ही समझेंगे डिटेल्स। समझ गए? तो ब्रीदिंग क्या है? तो ब्रीदिंग वो फिजिकल प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। ओके ना? अपने एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देने का जो ये फिजिकल प्रोसेस है, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग। समझ गए? तो और अब देखो 2 स्टेप हुए, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। तो ऑक्सीजन लेना यानी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लेना या ऑक्सीजन रिच एयर लेना, यह कहलाता है इनहेल। क्या कहलाता है? इनहेल। हम जैसे लेते हैं, हवा अंदर गया, दिस इज इनहेल। और फिर हम क्या करेंगे? हवा बाहर छोड़ देंगे। ये जो हम छोड़े हवा, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होगी या कार्बन डाइऑक्साइड की? कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में होगा ना, क्योंकि बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ होगा। समझ गए? तो ये क्या कहलाएगा? एक्सहेल। ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लेना, इनहेल, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बॉडी के बाहर निकालना, क्या कहलाएगा? एक्सहेल। आया समझ में? ठीक है। तो देखिए, नोट में ब्रीदिंग का आपको डिफिनीशन दिया गया होगा। सबसे पहले ब्रीदिंग का ही डिफिनीशन होगा कि दैट फिजिकल प्रोसेस बाय व्हिच ऑक्सीजन इज इनटेक एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सहेल्ड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। यानी कि जिसमें ऑक्सीजन लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा जाता है, वो जो फिजिकल प्रोसेस है, इसी को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग कहते हैं। ब्रीदिंग डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, यानी ब्रीदिंग में कोई फूड का ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व नहीं है। ये पूरी की पूरी तरह से कैसा प्रोसेस है? एक फिजिकल प्रोसेस है। और इसमें होता क्या है? इसमें गैसेज एक्सचेंज होती है। किसके किसके बीच? एनवायरमेंट के बीच और ऑर्गेनिज्म के बीच। नहीं, एनवायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बीच में क्या होती है? गैसेज का एक्सचेंज होता है। तो ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, आपके नोट में चार्ट बना हुआ है ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन का। तो सबसे पहली बात, ब्रीदिंग, सबसे पहला डिफरेंस देख लीजिए। ब्रीदिंग क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है, और रिस्पायरेशन क्या है? एक केमिकल प्रोसेस है। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। ब्रीदिंग के साइड में लिखा होगा इट इज अ फिजिकल प्रोसेस, और रिस्पायरेशन के साइड में क्या लिखा होगा? इट इज अ केमिकल प्रोसेस। सेकेंड देखिए,
इट इज एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस यानी ये सेल के बाहर होने वाली एक घटना है। जो ब्रीदिंग है वो सेल के बाहर होने वाली घटना है, सेल के अंदर ये नहीं होती है। लेकिन रिस्पायरेशन, ये जो फूड का ऑक्सीडेशन है, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, या मान लीजिए कि अगर रिस्पायरेशन का, सेलुलर रिस्पायरेशन का फर्स्ट स्टेप देखें ग्लाइकोलाइसिस, तो साइटोप्लाज्म में होता है। तो ये दोनों काम कहां होता है? सेल के अंदर होता है ना। तो ब्रीदिंग हो जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस और रिस्पायरेशन हो जाएगा इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। हो गया ना, ये हो गया इंटरसेलुलर प्रोसेस, ठीक है ना। ओके, अब एक बार, इट डज नॉट हैव एनी एंजाइम एक्शन, यानी कि जो ब्रीदिंग है उसमें कोई एंजाइम का एक्शन नहीं है। क्या होगा? फिजिकल प्रोसेस है, तो कोई एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होगा? एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगी तभी ना सारा खेल हो पाएगा। कितने सारे रिएक्शंस होते हैं, एटीपी बनाया जाता है, ये सब आपको पता है। तो वहां एंजाइम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है, इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व है। ब्रीदिंग प्रोसेस में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है। इवन देखा जाए तो थोड़ा बहुत एनर्जी खर्ची होती है। ब्रीदिंग में सांस अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ने में थोड़ी कोई एनर्जी रिलीज होगा। उसमें तो कुछ हद तक क्या होगा? एनर्जी खर्च ही हो जाएगा। अरे सांस अंदर लेना, बाहर मसल्स मूव कर रही है, तो मसल्स को मेहनत करना पड़ रहा है, तो एनर्जी खर्च नहीं करेगा। तो ब्रीदिंग में तो एनर्जी खर्च ही हो जाएगी। लेकिन रिस्पायरेशन में क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। रिस्पायरेशन में क्या होगा? रिलीज होगा। और ब्रीदिंग में जो होता है, ब्रीदिंग जो होता है किसी सर्टेन ऑर्गन में ही होता है, किसी सर्टेन ऑर्गन से ही हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी में लंग्स, ब्रीदिंग के लिए लंग्स है, इनहेल एक्सहेल के लिए लंग्स है, जहां पर की रिस्पायरेटरी गैसेज एक्सचेंज होती है। अलग अलग जानवरों में अलग अलग है, वो हम देखेंगे कि इसमें क्या है, थोड़ा देर में देखने ही वाले। तो वो क्या होता है? किसी सर्टेन ऑर्गन में होता है क्या? ब्रीदिंग। लेकिन रिस्पायरेशन हर एक सेल में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कहां नहीं है, कहीं पर ज्यादा कहीं पर कम। जहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज्यादा वहां ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, जहां एनर्जी का रिक्वायरमेंट कम वहां पे कम माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन हर एक सेल के अंदर होता है। तो रिस्पायरेशन हर एक सेल के अंदर और ब्रीदिंग किसी सर्टेन ऑर्गन से। ओके, तो डिफरेंस समझ गए आप? ब्रीदिंग और रिस्पायरेशन में डिफरेंस आपका क्लियर हो गया होगा। ओके बाबू, आगे बढ़ते। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिस्पायरेटरी सरफेसेस। क्या है? रिस्पायरेटरी सरफेसेस। क्या मतलब है रिस्पायरेटरी सरफेसेस का? रिस्पायरेटरी सरफेस एक ऐसा सरफेस होता है बॉडी का ऑर्गेनिज्म के बॉडी का, जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है। किसके किसके बीच? इन्वायरमेंट और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बीच। फिर से बोलता हूं मैं, रिस्पायरेटरी सरफेस ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक ऐसा सरफेस होता है जहां पर ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच में गैसेज का एक्सचेंज होता है। गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता होगा? ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन अंदर लेता होगा और ऑर्गेनिज्म के बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता होगा। यह काम जिस सरफेस पर होता है, जिस सरफेस पर यह काम होता है, ऑक्सीजन, मान लीजिए कि ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी है और ये एनवायरनमेंट है, तो ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ये काम इस सरफेस पे हो रहा है, तो ये सरफेस कहलाएगा रिस्पायरेटरी सरफेस। हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, हर एक एनिमल की बॉडी में एक रिस्पायरेटरी सरफेस होता ही होता है। आया समझ में? तो क्या है रिस्पायरेटरी सरफेस? तो मैं आपको नोट से पढ़ के सुना देता हूं क्या लिखा है कि द सरफेस of the body surface of an organism where the gaseous exchange between the environment and the animal body takes place is called respiratory surface। यानी कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी का एक ऐसा सरफेस जहां एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बीच गैसेज का एक्सचेंज होता है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लिया जाता है, नहीं, ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है, सॉरी, ऑक्सीजन अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ा जाता है। ठीक, अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग रिस्पायरेटरी सरफेस। जैसे जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलर एनिमल्स, जो यूनिसेलर एनिमल्स, अब देखिए यूनिसेलर एनिमल्स यूनिक होते हैं। यूनिसेलर एनिमल्स में तो ले देख एक सेल है, तो उसमें काहे का सरफेस, वही उसका जो सेल मेम्ब्रेन है वही रिस्पायरेटरी सरफेस की तरह काम करेगा। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन ही जानते हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए पूरा रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसी सेल मेम्ब्रेन से क्या होगा? ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो यूनिसेलर एनिमल्स लाइक अमीबा, पैरामीशियम, इन सब में क्या होगा? रिस्पायरेटरी सरफेस सेल मेम्ब्रेन होगा। सारे यूनिसेलर एनिमल्स में क्या होगा? सेल मेम्ब्रेन होगा। नेक्स्ट बात करें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश एक्वेटिक एनिमल्स हैं, या बायोडायवर्सिटी में आप देख चुके हैं बहुत से एक्वेटिक होते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स के पास क्या होता है? मेनली उनके पास गिल्स होता है। उनके पास क्या होता है? गिल्स होता है। गिल्स
जानते हैं ना, मछली के दोनों तरफ गिल्स लगा होता है, वैसे हम रिस्पायरेशन फिशेज देखने वाले तो वहां गिल्स देखेंगे, लेकिन आप समझ लीजिए कि मछली के दोनों हेड के दोनों तरफ गिल्स होता है, वही उसका रिस्पायरेटरी सरफेस होता है। तो फिशेज में क्या हो गई, एक्वेटिक एनिमल्स या फिशेज में क्या हो गए, गिल्स हो गए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स यानी कि लैंड पे रहने वाले एनिमल्स, जिसमें कि हम लोग आ गए और भी जानवर सब, जैसे कुत्ता बिल्ली सब, डॉग कैट एलिफेंट, ये सब, उनकी बॉडी में क्या होता है, लंग्स होता है। उनकी बॉडी में क्या होता है, लंग्स होता है। बायोडायवर्सिटी में आप लोग डिटेल से पढ़ चुके हैं ये सारी चीजें। तो उनकी बॉडी में क्या होता है, लंग्स होता है। इंसेक्ट्स की बात करें, आर्थ्रोपोडा के मेंबर इंसेक्ट्स की अगर बात करें तो इंसेक्ट्स में क्या होता है, तो आपको पता है इंसेक्ट्स में ट्रेकिया होता है या स्पाइरेकल्स होता है। याद कीजिए, आपने क्लास इंसेक्टा आर्थ्रोपोडा फाइलम में क्लास इंसेक्टा क्लास 9th में पढ़ा था, वहां मैंने ट्रेकिया या स्पाइरेकल समझाया था। दो नली जैसा स्ट्रक्चर होता है जो उसके हेड से गया रहता है पूरे बॉडी के पीछे तरफ, और आपको पता है हेमोसील होता है उसके पास, उसमें वो चलिए छोड़िए, नहीं भी पता वो सब हेमोसील सब आप सुन के आप घबरा जाए कि ये क्या होता है। वैसे जो 9th में पढ़े होंगे या उन्हें पता होगा हेमोसील सब क्या होता है। तो वो ब्लड जो है उसमें वो डूबा रहता है, और जो ही उससे हवा पास होती है तो डिफ्यूजन हो जाता है। तो आप बस याद रखिए, इंसेक्ट्स में ट्रेकिया या स्पाइरेकल्स होता है। ज्यादा अगर दिक्कत हो तो बस आप याद रखिए, इंसेक्ट्स में क्या होता है, ट्रेकिया या स्पाइरेकल्स होता है, जो रिस्पायरेटरी सरफेस की तरह काम करता है। और अर्थवर्म की बात करें तो अर्थवर्म में क्या होता है, उसका जो स्किन है, मॉइस्ट स्किन, उससे वो रिस्पायरेशन करता है। उसका जो स्किन मॉइस्ट होता है ना, अर्थवर्म देखे होंगे आप, बारिश के समय में बाहर आता है। कभी आप सोचे हैं कि अर्थवर्म गर्मी के महीने में जब धूप निकले, जैसे अभी धूप निकला हुआ है, तो ऐसे समय में अर्थवर्म बाहर क्यों नहीं आता है? कभी देखें आपकी धूप में अर्थवर्म को बाहर नहीं देखे होंगे। जब बारिश होती है तभी अर्थवर्म बाहर आता है, ऐसे वो मिट्टी के अंदर ही रहता है। क्यों? क्योंकि अर्थवर्म को अगर रिस्पायर करना है, उसको अगर करना है तो उसको क्या करना होगा, मॉइस्ट स्किन होना चाहिए। उसका स्किन जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए। और मॉइस्ट स्किन कब रहेगा, धूप में आएगा तो उसका स्किन तो सूख जाएगा ना, ड्राई हो जाएगा ना, और जो ही ड्राई होगा तो क्या होगा, रिस्पायरेशन बंद हो जाएगा, मर जाएगा। तो कोई चीज खुद से मरने के लिए क्यों आएगा, इसलिए वो बारिश के समय में ही बाहर आता है। चलिए ठीक है, तो अर्थवर्म में क्या होता है, मॉइस्ट स्किन से। तो इतने का आपको याद रखना है। यूनिसेलर में जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ये सब हो गया सेल मेम्ब्रेन। जो एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश क्या हो गया, गिल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक ह्यूमन, लंग्स। इंसेक्ट्स स्पाइरेकल्स और ट्रेकिया, एंड अर्थवर्म मॉइस्ट स्किन। इतना का याद रखिए, पर्याप्त। ठीक है, अब देखिए रिस्पायरेटरी सरफेसेस जो हैं, हाँ एक बात और, जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस याद होगा आपको, एम्फीबियंस वैसे एनिमल्स जो वाटर में भी रह लेते हैं और लैंड पर भी, उसी को एम्फीबियंस कहते थे। तो ये दोनों जिनमें गुण होता है, उनमें क्या होता है, तो एम्फीबियंस के पास लंग्स भी होता है, और मतलब उसका लंग्स भी एक रिस्पायरेटरी सरफेस है, और उसके मॉइस्ट स्किन जो होता है वो भी एक रिस्पायरेटरी सरफेस है। देखिए एम्फीबियंस जब सॉइल पर रहेंगे, यानी कि जब टेरेस्ट्रियल होंगे, यानी कि जब वो लैंड पर होंगे, तो उनके बॉडी में लंग्स होता है जिससे कि वो सांस ले सकता है। लेकिन जब वो पानी के अंदर जाएगा तो लंग्स तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि लंग्स तो एयर से गैस लेने के लिए बना है, वहां तो गिल्स होनी चाहिए, लेकिन इसके पास तो गिल्स है नहीं, वहां तो लंग्स है। तब क्या करेगा ये, रिस्पायरेशन तो नेसेसरी है ना जिंदा रहने के लिए, तब क्या करेगा ये, मॉइस्ट स्किन से काम करेगा, यानी उसका जो स्किन होगा वो रिस्पायरेटरी सरफेस की तरह एक्ट करने लगेगा। तो एम्फीबियंस के पास डुअल रिस्पायरेटरी सरफेस हो गया, डुअल रिस्पायरेटरी सरफेस। जब लैंड पर है तो लंग्स से कर रहा है, और जब पानी के अंदर है तो स्किन से कर रहा है, मॉइस्ट स्किन से। ओके, चलिए अब देखिए रिस्पायरेटरी सरफेसेज में कुछ रिस्पायरेटरी सरफेसेज की कुछ खासियत होती है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जिनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वही रिस्पायरेटरी सरफेस होता है, वही सरफेस रिस्पायरेटरी सरफेस हो सकता है। अब आप कहोगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं सर, तो देखिए क्या क्या है वो कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहला बात कि जो रिस्पायरेटरी सरफेस होना चाहिए उसका सरफेस एरिया अच्छा खासा होना चाहिए। जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा डिफ्यूजन उतना ज्यादा हो पाएगा। तो बॉडी साइज के हिसाब से रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होना चाहिए, अच्छा खासा लार्ज सरफेस एरिया वाला होना चाहिए। तो फर्स्ट खासियत रिस्पायरेटरी सरफेस का फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया, it should have large surface area so that sufficient gaseous exchange could take place, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में गैसियस एक्सचेंज हो सके। नहीं तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक
कि द सरफेस एरिया ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस शुड बी लार्ज सो दैट सफिशिएंट गैसेस एक्सचेंज कुड टेक प्लेस। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। एंड द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक इज इट शुड बी एक्सट्रीमली थिन, ये बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एक्सचेंज होना है ना, तो डिफ्यूजन होना है। तो आप ये बात जानते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन, अब सरफेस है तो सॉलिड ही होगा, और सॉलिड में डिफ्यूजन अच्छे से हो नहीं पाता है, तो पतला होगा तब ना डिफ्यूजन आसानी से हो पाएगा। इजीली डिफ्यूजन कब हो पाएगा? जब सरफेस पतला होगा। तो रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होना चाहिए? बहुत पतला होना चाहिए। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस क्या हो गया? इट शुड बी एक्सट्रीमली थिन, ये बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए, जिससे कि सो दैट द गैसेस एक्सचेंज कुड टेक प्लेस इजीली, जिससे कि गैसेस एक्सचेंज क्या हो सके? आसानी से परफॉर्म हो सके। ठीक। सेकेंड है इट शुड हैव रिच ब्लड सप्लाई, रिस्पायरेटरी सरफेस के पास रिच ब्लड सप्लाई होना चाहिए। क्यों होना चाहिए रिच ब्लड सप्लाई? क्योंकि एक बात बताओ, अब रिस्पायरेटरी सरफेस से ऑक्सीजन अंदर तो आ जाएगा, लेकिन उस ऑक्सीजन को सिर्फ वहीं पर काम है या पूरे बॉडी में काम है? पूरे बॉडी में काम है, तो वहां से उस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी में ले जाना पड़ेगा ना। और पूरे बॉडी में ले जाएगा कौन? तुम्हारा बॉडी फ्लूइड, जो कि तुम्हारे बॉडी में ब्लड है, या हर एक की बॉडी में कुछ ना कुछ होता है, हर एक की बॉडी में ब्लड होता है, अलग अलग तरह का ब्लड। तो ब्लड का वहां सप्लाई होना चाहिए, जिससे कि वहां से क्या हो सके? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जा सके, वहां जो ऑक्सीजन है उसे पूरे बॉडी में पहुंचाया जा सके। तो रिस्पायरेटरी सरफेस के पास रिच ब्लड सप्लाई होना चाहिए। दिस इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ respiratory surface. It should have rich blood supply so that transportation of respiratory gases can occurs easily, जिससे कि respiratory gases का transportation क्या हो सके? आसानी से हो सके। Okay? And the next is it should be permeable for respiratory gases. अब सिक बात, ये तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर रिस्पायरेटरी सरफेस है तो गैसेज का एक्सचेंज होना है, तो उसे गैसेज के लिए परमिएबल होना चाहिए ना। अगर इम्परमिएबल हो गया तो खेले खत्म हो गया, ऑक्सीजन को आने ही नहीं देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को जाने ही नहीं देगा, तो फिर काहे का रिस्पायरेटरी सरफेस? तो सबसे पहली बात ये क्या होना चाहिए? रिस्पायरेटरी गैसेज के लिए परमिएबल होना चाहिए। दिस इज द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। एंड द फिफ्थ इज इट शुड बी मॉइस्ट, इसे मॉइस्ट होना चाहिए। जितने भी रिस्पायरेटरी सरफेस होते हैं वो मॉइस्ट होते हैं। तो आपको सर मॉइस्ट होने का क्या फायदा है? एक बात बताओ, ड्राई जो ही हो जाएगा ना, तो आपको पता है कि डिफ्यूजन इजीली कहां हो पाता है? जहां लिक्विड होती। तो ड्राई हो जाएगा ना, तो वो क्या करेगा? एक्सचेंज को रोकेगा, डिफ्यूजन को प्रिवेंट करेगा, डिफ्यूजन को प्रिवेंट करेगा। तो इसीलिए अभी आप देखते होंगे, कभी अगर आप पानी उन्हीं कभी अगर तौलिया उलिया से या रुमाल उमाल से पानी छानने का कोशिश किए होंगे, तो पानी जब पहली बार डालिएगा ना, तौलिया उतना जल्दी पानी को पार नहीं होने देगा, लेकिन जब वही तौलिया गीला रहेगा तो बड़ा तेजी में पानी को पार होने देगा। या फिल्टर पेपर यूज किए थे हम लोग, तो फिल्टर पेपर क्या होता है? जब तक सूखा होता है तब तक उतना ज्यादा लिक्विड वाटर को पार नहीं होने देता, लेकिन जो ही एक बार वो गीला हो जाता है तो क्या हो जाता है? बहुत तेजी से वो चीजों को आर पार होने देता है। तो वेट होने से क्या होता है ना, परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। तो रिस्पायरेटरी सरफेस भी क्या होना चाहिए? मॉइस्ट होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, जिससे कि एक्सचेंज क्या हो सके? आसानी से हो सके। तो दीज आर द 5 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिस्पायरेटरी सरफेस। फर्स्ट, इट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। सेकेंड, इट शुड बी एक्सट्रीमली थिन। थर्ड, इट शुड हैव रिच ब्लड सप्लाई। एंड फोर्थ, इट शुड बी परमिएबल फॉर रिस्पायरेटरी गैसेज। एंड फिफ्थ, इट शुड बी मॉइस्ट, इसे होना चाहिए मॉइस्ट। ठीक है। अगर आप बात करें, अब हम बात करते हैं एनिमल्स में रिस्पायरेशन पे आगे। रिस्पायरेटरी सरफेस आप क्लियर हो गया होगा आपका? ओके, ठीक है। तो आज अब हम लोग आ रहे हैं रिस्पायरेशन पे। तो देखिए, अब है क्या? ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना, यही तो है ब्रीदिंग। पहला स्टेप, ये तो मेन एक स्टेप है। अब आप समझो कि हमने रिस्पायरेटरी सरफेस से ऑक्सीजन को अंदर पहुंचा दिया, तो ये तो रिस्पायरेटरी सरफेस के पास काम हुआ, लेकिन जो बाकी 2 स्टेप हैं एरोबिक रिस्पायरेशन के, 4 स्टेप्स में से 2 स्टेप्स तो वहीं हो जाएगा। रिस्पायरेटरी सरफेस पे 2 स्टेप हो जाएगा, ऑक्सीजन का अंदर आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना। ये 2 काम कहां हो जाएगा? रिस्पायरेटरी सरफेस पे हो जाएगा। लेकिन बाकी जो 2 स्टेप है, डाइजेस्टेड या सिंथेसाइज फूड का ऑक्सीडेशन और एटीपी का बनना, ये दोनों काम कहां होगा? सेल के अंदर ना होगा ना बाबू? कहां होगा? सेल के अंदर। तो इस ऑक्सीजन को सेल में ले जाना पड़ेगा और सेल में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहां लाना पड़ेगा? फिर रिस्पायरेटरी सरफेस के पास लाना पड़ेगा, तब ना बाहर जाएगा। तो ऑक्सीजन को ले जाना है सेल तक, कार्बन डाइऑक्साइड को लाना है रिस्पायरेटरी सरफेस तक।
यानी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम रिस्पायरेटरी सरफेस टू द ईच सेल ऑफ द बॉडी, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम ईच सेल ऑफ द बॉडी टू द रिस्पायरेटरी सरफेस। जरूरी है ट्रांसपोर्टेशन। देखिए हमारा नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस आने लगा धीरे धीरे। ट्रांसपोर्टेशन नेसेसरी है। अब यहां ध्यान देने की बात है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारी बॉडी में सिस्टम लगा होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में क्या होता है, सिस्टम लगा होता है। ठीक है, पूरा तरह से एक सिस्टम होता है, लेकिन यूनिसेलुलर में ऐसा कोई खास जरूरत नहीं है। कोई खास जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यूनिसेलुलर में सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया ऑक्सीजन तो सेल में ही ना आ गया, और कार्बन डाइऑक्साइड सेल मेम्ब्रेन से बाहर चला गया तो सेल से ही ना बाहर चला गया। तो क्या जरूरत है एक सिस्टम की, यानी यहां ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की कोई खास जरूरत नहीं है। यहां डिफ्यूजन ही सफिशिएंट है। कहां? यूनिसेलुलर एनिमल्स में। यूनिसेलुलर एनिमल्स में डिफ्यूजन इज सफिशिएंट, नो नीड फॉर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज, बट इन मल्टीसेलुलर एनिमल्स देयर शुड बी अ मैकेनिज्म टू ट्रांसपोर्ट द रिस्पायरेटरी गैसेज, and we will study that mechanism in the next lab process called transportation. Okay? तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो जहां बॉडी वॉल्यूम ज्यादा होता है, मल्टीसेलुलर एनिमल्स जो होता है उसका बॉडी वॉल्यूम ज्यादा होता है, तो वहां एक सिस्टम की जरूरत होती है। लेकिन जो यूनिसेलुलर है उनका बॉडी वॉल्यूम क्या है, बहुत कम है, तो उसके लिए किसी सिस्टम की जरूरत नहीं। तो अब हम लोग तो हमने पूरी तरह से समझ लिया रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग, इतना तो क्लियर हो गया होगा आपका। ओके, थैंक यू बाबू। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ते हैं रिस्पायरेशन इन अमीबा। हम बारी बारी से देखेंगे, कुछ कुछ एनिमल्स होंगे। अमीबा, अब आप कहेंगे सर अमीबा भी पढ़ाने की क्या जरूरत है, समझ गए इतना देर। अमीबा क्या है हम लोग बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे रिस्पायरेशन इन अमीबा। रिस्पायरेशन इन अमीबा, एज यू ऑल नो, अमीबा इज एन एक्वेटिक यूनिसेलुलर एनिमल। प्रोटोजोन है ना, एनिमल हुआ, तो ये एक एक्वेटिक यूनिसेलुलर एनिमल है, यानी कि एक्वेटिक है, पानी के अंदर रहेगा। बस खेल खत्म हो गया। तो ये अमीबा है, मान लो। कैसा भी बना दो अमीबा, सबसे सिंपल तो अमीबा बनाना है। और ये न्यूक्लियस हो गया, और ये मान लो कि पानी के अंदर है। हाँ, पानी के अंदर ये नहीं होगा, वाटर के अंदर रहता है, एक्वेटिक है, तो ये पानी के अंदर है। तो ये क्या करेगा, इसके सेल मेम्ब्रेन से O2 अंदर आ जाएगा और इससे CO2 बाहर चला जाएगा। CO2 बाहर चला जाएगा सेल मेम्ब्रेन से, और O2 अंदर आया जाएगा किससे, सेल मेम्ब्रेन से। तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। और O2 अंदर आएगा और डिफ्यूजन से पूरे सेल में फैल जाएगा, और CO2 डिफ्यूजन से ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाके बाहर चला जाएगा। सिंपल प्रोसेस, किसी की कोई खास जरूरत है नहीं। नोट में पढ़ के सुना देता हूं कि अमीबा टेक्स ऑक्सीजन एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम सराउंडिंग वाटर। सराउंडिंग वाटर से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू सेल मेम्ब्रेन। किसके थ्रू? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जानते हैं आप लोग, कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद जाता है तो उसे क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। तो चूंकि बाहर में CO2 ऑक्सीजन ज्यादा है तो अंदर आ गया, और अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगा, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा। जो ही सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चला जाएगा। इजी। तो अमीबा में रिस्पायरेशन देख लिया हमने। अब हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म में रिस्पायरेशन अभी हमने तुरंत बात की थी। अर्थवर्म में रिस्पायरेटरी सरफेस क्या है हुआ, मॉइस्ट स्किन। क्या है, मॉइस्ट स्किन। अभी हमने तुरंत बताया था ना, तभी ना सिर्फ बारिश में अर्थवर्म बाहर आता था। तो अर्थवर्म में रिस्पायरेशन इन अर्थवर्म देखे तो अर्थवर्म में अगर रिस्पायरेशन की बात करें तो उनमें जो उनका जो मॉइस्ट स्किन होता है, अर्थवर्म का जो मॉइस्ट स्किन होता है ऊपर वाला, वो उसका रिस्पायरेटरी सरफेस है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो क्या करेगा, अपने एनवायरमेंट से अपने मॉइस्ट स्किन से ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। सिंपल, हमें ज्यादा कुछ इसमें जानना नहीं है। तो अर्थवर्म का जो बॉडी, अर्थवर्म आपने देखा होगा, अर्थवर्म चाली हम लोग की तरफ कहते हैं ना, अर्थवर्म को चाली। हाँ, अर्थवर्म। तो अर्थवर्म जो होता है वो सॉइल के अंदर रहता है, तो उसको बाहर निकालेगा, एकदम गीला गीला, मतलब एकदम मुलायम सा होता है, सॉफ्ट सा होता है, उसका बहुत स्किन जो है ना बहुत पतला सा होता है। तो वो क्या करता है ना, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन जो ऑक्सीजन है वो उसके मॉइस्ट स्किन से अर्थवर्म की बॉडी के अंदर आ जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, बाहर चला जाएगा। एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो इन अर्थवर्म ऑक्सीजन डिफ्यूज इन द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। सिंपल, ज्यादा हमें इसमें डिटेल्स में जाना नहीं है। नेक्स्ट बात करें रिस्पायरेशन इन फिश। अब अगर हम फिश की बात करें तो फिश एज यू ऑल नो क्या है, ये एक एक्वेटिक एनिमल।
तो इनके पास क्या होगा, गिल्स होगा। हमने तुरंत बात, गिल्स और गिल्स आपने देखा होगा, कभी मछली खरीदने गए ही होंगे आप जीवन में, मछली को देखे होंगे, याद कीजिए। याद होगा आपको जब हमने पढ़ा था क्या, पाइसेज याद है, पाइसेज, ऑस्टिथाइस एंड कॉन्ड्रीथाइस, दो क्लासेज, सुपर क्लासेज पाइसेज के दो क्लासेज, कॉन्ड्रीथाइस एंड ऑस्टिथाइस। एक साइक्लोस्टोमा भी था, उसको छोड़ दीजिए। कॉन्ड्रीथाइस एंड ऑस्टिथाइस याद होगा। और ऑस्टिथाइस में क्या होता था, उसके पास बोनी स्केलेटन होता था, और कॉन्ड्रीथाइस के पास क्या होता था, कार्टिलेजनस स्केलेटन होता था। तो ऑस्टिथाइस याद कीजिए, मैंने बताया था कि ऑस्टिथाइस का जो गिल्स होता है वो ओपेरकुलम से कवर्ड होता है, ओपेरकुलम से, और कॉन्ड्रीथाइस का जो होता है वो क्या होता है, ओपेरकुलम नहीं होता है। नहीं याद है, देख लीजिएगा कॉपी एक बार, फिश वाला। तो अरे ये शार्क बनाए थे, ध्यान दीजिएगा ना, आप याद आ जाएगा। देखो ऐसा बनाए थे ना डायग्राम, ये मान लो फिश है, और ये ऑस्टिथाइस में क्या होता था, ऐसे माउथ होता था, और जो इसका गिल ये है ऑस्टिथाइस। और अभी हम क्या बायोडाइवर्सिटी थोड़े पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए। और ये इसमें माउथ क्या था, टर्मिनल माउथ था, यहाँ पर नीचे में था, और इसका जो गिल्स था वो क्या था, खुला हुआ था, कवर्ड नहीं था, ओपेरकुलम नहीं था। याद होगा, कॉन्ड्रीथाइस एंड ऑस्टिथाइस, वेंट्रल था, इसमें थोड़ा सा टर्मिनल था, याद है ना। हाँ चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं। तो ये तो इसके पास गिल्स होता है, तो वो करता क्या है ना, ये मछलियां क्या करती हैं, वो मौत से होके पानी अंदर लेती है, मौत से होके पानी अंदर गया, और वो पानी गिल्स से होके बाहर निकलता है। मौत से, अगर आप कभी मछली देखे हो तो मछली अगर आप देखेंगे तो हेड के दोनों तरफ गिल्स होता है, इधर भी और इधर भी। मछली का स्ट्रीमलाइन शेप होता है ना, मछली का अगर आप शेप देखेंगे तो मछली का शेप क्या होता है, यू शेप होता है, स्ट्रीमलाइन शेप होता है, क्योंकि उसे वाटर के अंदर रहना है। तो आपको पता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए स्ट्रीमलाइन शेप होता है। तो स्ट्रीमलाइन शेप होता है, तो इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ आप देखिएगा, हेड के दोनों तरफ इसका आंख होता है दोनों तरफ, और यहाँ पर गिल्स होता है। देखे ही होंगे आप लोग, हम इतना जोड़ क्यों दे रहे, तो उसमें, और उस गिल्स को ऐसे ओपेरकुलम से वो कवर्ड होता है। हम लोग की तरफ जो मछलियां बिकती हैं वो ऑस्टिथाइस होती हैं सारी की सारी, मतलब बोनी स्केलेटन वाली होती हैं, तो उनमें वो ओपेरकुलम से कवर्ड होता है। आप ऐसे हटा के देखिएगा ना, तो देखिएगा उसमें लाल 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 कलर का गिल्स आपको दिखेगा। तो होता क्या है, अब पानी आती है, माउथ से अंदर जाती है, और वो गिल्स से होके बाहर निकलती है। तो गिल्स से जब वो बाहर निकलती है, तो वो गिल्स से जब बाहर निकल रही होंगी, तो मैं मान लो गिल्स में ऐसे एकदम जाली जाली बना होता है। तो जब यहां से पानी निकलेगा तो ये गिल्स के सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, और गिल्स ही इसका रेस्पिरेटरी सरफेस है, तो वो क्या करेगा, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन अंदर ले लेगा गिल्स से होकर के, और अपने अंदर में जो उसका कार्बन डाइऑक्साइड उसे वो क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। समझ गए कैसे होता है गैसेस का एक्सचेंज। माउथ से वाटर लिया, और वो वाटर कहां से निकल रहा है, गिल्स से बाहर जा रहा है। तो गिल्स से जब बाहर जा रहा है, तो गिल्स का जो सरफेस है वो रेस्पिरेटरी सरफेस है ना, तो वो क्या करेगा, उस वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन अंदर ले लेगा, और अपने अंदर में जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड उसे उस वाटर में डिजॉल्व कर देगा। सिंपल प्रोसेस, रिस्पिरेशन हो गया, यानी कि ब्रीदिंग हो गया। एक तरह से रिस्पिरेशन नहीं करना चाहिए, ब्रीदिंग हो गया। समझ गया कैसे होता है इंटेक और इनहेल और एक्सहेल उसमें। ओके, पढ़ के सुना देते हैं हम नोट को, कि द फिश हैज ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ब्रीदिंग कॉल्ड गिल्स। और फिश हैज टू गिल्स, वन एट ईच साइड ऑफ इट्स हेड, यानी कि एक फिश के पास दो गिल्स होता है, इसके हेड के दोनों तरफ। ठीक, नेक्स्ट दिया है कि द फिश ब्रीद बाय टेकिंग इन वाटर थ्रू इट्स माउथ, यानी कि वो पानी लेता है माउथ से होके, एंड सेंड इट ओवर द गिल्स, और उसे कहां पास करता है, गिल्स के ऊपर से पास करता है, सेंड इट ओवर द गिल्स। व्हेन वाटर पासेज ओवर द गिल्स डज गैसेस एक्सचेंज विथ वाटर, यानी जब ये पानी गिल्स के ऊपर से गुजर रहा होता है, उसी समय गिल्स क्या करता है, गैसेस एक्सचेंज करता है, किसके साथ, वाटर के साथ। दैट इज द ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर is diffused in and produced carbon dioxide is diffused out, यानी कि जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे अंदर ले लिया जाएगा, और जो अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंपल प्रोसेस हो गया फिश में ब्रीदिंग। अब हम फिगर बनाने जाए तो फिगर बुक में देख लीजिएगा, फिगर ब्रीदिंग गिल्स का फोटो दिया ही होगा, तो अब फिगर वगैरह नहीं बनाते। तो ये था रिस्पिरेशन इन फिश। तो आई विश आपको समझ में आया होगा कि अमीबा में रिस्पिरेशन क्या होता है ये। अब इसके बाद हमें पढ़ना है रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस, हम लोग, जो कि हम लोग एक दिन में करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। एक दिन में हम लोग पूरा कर लेंगे रिस्पिरेशन इन ह्यूमंस। कल का क्लास थोड़ा सा लंबा होगा,
और हम लोग पूरा रिस्पायरेशन ह्यूमंस कर लेंगे और उसके बाद हमारा रिस्पायरेशन क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे। आई होप आप सभी ध्यान से लेक्चर देख रहे होंगे, केयरफुली नोट बना रहे होंगे। देखिए बाबू, इतनी मेहनत, ये सारी मेहनत आप ही लोगों के लिए की जा रही है, और जब आप क्लास आएंगे और आपके पास नोट्स नहीं होगा या आप पढ़े नहीं होंगे तो मुझे बहुत दुख होगा। और आपके लिए भी अच्छा, इतनी बातें जो मैं बोलता हूँ आप ही के लिए बोलता हूँ ना। इतनी सारी मेहनत किसके लिए हो रही है? आप ही लोगों के लिए हो रही है। तो आप ध्यान से लेक्चर देखना चाहिए, समझना चाहिए। जो प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ बच्चे कर रहे हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे प्रॉब्लम नहीं पूछ रहे, ऐसा तो है नहीं कि तो कालिदास है तुमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो कुछ बच्चे ऐसे जरूर हैं जो कर नहीं रहे हैं। तो उन बच्चों से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आपको करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट करके नहीं आएंगे तो लास्ट में मुझे क्या होगा? मुझे हार्ड स्टेप उठाना होगा। वो मैं चाहता नहीं। आप जानते हैं कि मैं किसी को पनिश करने में भरोसा नहीं करता, मैं कभी करता भी नहीं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, आप 24 घंटे में घर पर टाइम पास, आप क्या सोचते हैं कि लॉकडाउन है, खाली चल रहा है, तभी तो चलो मौज मस्ती करने का समय है। आपको पता है कि ऐसा ही एक पैनाडेमिक फैला हुआ था जब न्यूटन साहब इस दुनिया में थे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी 2 साल के लिए बंद रही थी, और उसी दौरान उन्होंने अपनी लॉज ऑफ मोशन को फॉर्मुलेट किया था और इतनी सारी रिसर्चेज की थी। घर में बैठे हुए, वो भी तो मस्ती कर सकते थे, लेकिन वो काम पे लगे हुए थे। तो लॉकडाउन का मतलब ये नहीं है कि अभी सब कुछ छुट्टी है, चलो आराम से मस्ती करते हैं। इधर मस्ती भी क्या करोगे? कहां बाहर जाओगे? घर से बाहर तो जाओगे नहीं। यही मोबाइल चलाता होगा तुम, जिस मोबाइल पे ये लेक्चर आता है उसमें तो क्या करता होगा? फालतू का चीज देखता होगा, इधर उधर करता होगा, गेम खेलता होगा, और क्या करता होगा? उससे तो बेटर है ना कि ये लेक्चर देख लोगे, कुछ काम आ जाएगा। समझ गए ना? तो फिर से कह रहे हैं, जो बच्चे नहीं भी कर रहे हैं, आपके कोई दोस्त आपको पता है कि वो नहीं कर रहा है, उसको कॉल कीजिए और उसको समझाइए कि लेक्चर देखना जरूरी है। नहीं तो फिर लास्ट में क्या होगा? गुस्सा दिलाओगे तो पनिश करना पड़ेगा। जो मैं बोल रहा हूं आप नहीं करोगे तो पनिश करना होगा ना, क्योंकि जब रिजल्ट आता है तो जवाबदेही किसकी हो जाती है? मेरी हो जाती है। आपका भविष्य के साथ, आपका जो भविष्य है उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं ना, कि मुझे ये सब नहीं आता है, मैं क्यों कर रहा हूं? ये आप ही के लिए कर रहा हूं। आपका ये दायित्व बनता है कि इसे आप पढ़े। और क्या करोगे? खाली समय जितना कर लिए होगे उतना बेटर होगा। समझ गए ना? तो मेहनत कीजिए बाबू, आई होप आप करेंगे, मुझे विश्वास है आप लोगों पर। तो मेहनत कीजिए, बेहतर ढंग से मेहनत कीजिए। कोई भी दिक्कत हो, भाई कितना सारा आपके पास है, फैसिलिटी अवेलेबल है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, आप कॉल कर सकते हैं। इतनी सारी बातें मैंने बताई, आप कैसे भी करके प्रॉब्लम दूर कीजिए ना। कोई समझ में नहीं आता है तो पूछिए ना, लेकिन नहीं, तुम लोग आराम से कहां हो पता नहीं। तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कीजिए। आपको अगर कोई पता है कि वो बच्चा नहीं कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो रेगुलर कर रहे हैं, वो मुझे पता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पूरी तरह से रेगुलर कर रहे हैं, वो मुझे पता है कौन कर रहे हैं। और आप ये भी जान लीजिए, जिस दिन क्लास खुलेगा ना, मुझे पता होगा कि कौन बच्चा नहीं करके आया और कौन करके आया। तो जो नहीं कर रहे हैं, अगर आपका कोई दोस्त है वो नहीं कर रहा है, तो उसे समझाइए कि करना जरूरी है। ये मत सोचिएगा कि ट्यूशन खुलेगा ना, ये लॉकडाउन का कोई ठीक नहीं है, खुलेगा कैसे होगा, नहीं होगा, दुनिया अंधेरे में है अभी। तो जो मिल रहा है आप उसको कंटिन्यू कीजिए, ऐसे समय बर्बाद मत कीजिए। समझ गए? ओके, तो नोट्स कंप्लीट कीजिए। तो आज आपको समझ में आया होगा हमने क्या क्या बात की। हमने रिस्पायरेशन इन एनिमल से स्टार्ट किया, जिसमें हमने सबसे पहले ब्रीदिंग को समझा, फिर ब्रीदिंग के बाद हमने रिस्पायरेटरी सरफेस पे बात की, फिर हमने अमीबा में रिस्पायरेशन देखा, अर्थवर्म में देखा और फिश में देखा। इन 3 में हमने देखा। अब हमें देखना है किसमें? ह्यूमंस में देखना है, जो कि हम लोग अगले दिन देखेंगे। तो सब चीज को ध्यान रखते हुए, आपका फ्यूचर है बाबू, मेहनत कीजिए, ठीक है ना? आपको मेहनत करना है तो मेहनत कीजिए। ओके, थैंक यू, सी यू सून, बाय बाय।